हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। हमारे फर्स्ट चैप्टर का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इस चैप्टर में हमने अभी तक देखा कि कैसे नेपोलियन जो था वो पावर में था फ्रांस में। नेपोलियन हटा और वहाँ की जो पावर थी वो मोनार्की के हाथों में गई। उसके बाद जब 1830s में इकोनॉमिक हार्डशिप आती है तो जो मोनार्क रूलर था लुइस फिलिप, उसे भी भागना पड़ा और वहाँ रिपब्लिक हो जाता है। जो फ्रांस है रिपब्लिक बन जाता है। जब फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है तो जो बाकी के यूरोपियन लोग थे उन्होंने भी रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया रिपब्लिक बनने के लिए। और ये जो रिवॉल्यूशन थे इन्हें सप्रेस कर रहे थे वहाँ के लीडर्स। लेकिन लीडर्स को ये रियलाइज़ हो गया था कि अब ये जो रिवॉल्यूशन और रिप्रेशन की साइकिल है ये चलती रहेगी जब तक इन लोगों को थोड़ी छूट ना दे दी जाए। तो इन लोगों ने भी, जो लीडर्स थे, उन्होंने भी थोड़ा कंसेशन ग्रांट करना शुरू कर दिया था, जो कि हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा था। तो अब इसके बाद द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। तो 1848 के बाद क्या हुआ कि जो नेशनलिज्म था यूरोप में वो डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन से हट गया और किस चीज़ पे आया कि जो स्टेट पावर है उसको प्रमोट करने पे और जो पॉलिटिकल डोमिनेशन है उसे अचीव करने में यूरोप के ऊपर। और ये हम देखेंगे अभी कि कैसे जर्मनी और इटली यूनिफाई उस प्रोसेस में। तो फिर जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स थी वो मिडिल क्लास जर्मन्स के अंदर तो थी। 1848 में उन्होंने कोशिश भी की थी कि वो जर्मनी को एक साथ कर पाएँ। तो अब ये जो लिबरल इनिशिएटिव था, इसे जो कंबाइंड फोर्सेस थी मोनार्की और मिलिट्री, ये इसे सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जो लार्ज लैंड ओनर्स थे, जिन्हें हम चंकर्स कहेंगे, प्रूशिया के, ये इसको सपोर्ट कर रहे थे। तो अब प्रूशिया ने ही लीडरशिप ले ली कि हम इस नेशन को यूनिफाई करेंगे। तो प्रूशिया ने अनकॉन्शियसली एक स्टेप तो पहले ले लिया था। अगर आपको याद होगा, जॉल्वेरिन जो कस्टम यूनियन फॉर्म किया था प्रूशिया ने, तो ये अनकॉन्शियसली उसने एक स्टेप ले लिया था यूनिफिकेशन के टूवर्ड्स। अब इसके बाद क्या होता है कि जो ऑटोमन बिस्मार्क होता है, जो कि इस पूरी प्रोसेस का बेसिकली आर्किटेक्ट होता है, वो प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से आगे बढ़ता है। 7 ईयर्स में 3 वॉर्स होती हैं, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। और तीनों की तीनों में किसकी विक्ट्री होती है? प्रूशिया की विक्ट्री होती है। और इसी के साथ जो यूनिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। जनवरी 1871 में जो प्रूशियन किंग था विलियम फर्स्ट, उसे जर्मन एम्परर बना दिया जाता है एक सेरेमनी में, जो कि वर्सेल्स में हुई थी। तो 18 जनवरी 1871 में ये एक असेंबली हुई थी जहाँ पर प्रिंस आए थे, जर्मन स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, आर्मी के, प्रूशियन मिनिस्टर्स थे इंक्लूडिंग ऑटोमन बिस्मार्क। ये सारे गैदर होते हैं हॉल ऑफ मिरर्स में, जो कि पैलेस ऑफ वर्सेल्स में था। और वहाँ का न्यू जर्मन एम्पायर बनता है केसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूशिया। अब जब प्रूशिया बन जाता है, मतलब जर्मनी जब नेशन स्टेट बन जाता है, तो वहाँ डोमिनेंस किसकी होती है? प्रूशियन स्टेट की होती है। और जो न्यू स्टेट होता है किस चीज़ पे एम्फेसिस करता है? करेंसी को मॉडर्नाइज करने पे, बैंकिंग को मॉडर्नाइज करने पे, लीगल और जुडिशियल सिस्टम्स जो थे जर्मनी में उसको मॉडर्नाइज करने पे। और जो प्रूशियन मेजर्स और जो प्रैक्टिसेस थी ये पूरी जर्मनी के लिए एक मॉडल बन गई थी। इसके बाद इटली का यूनिफिकेशन। तो इटली में 19th सेंचुरी में जो इटली था वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसमें कि जो सार्डिनिया, पिडमॉन्ट, यही एक स्टेट था जिसे इटालियन प्रिंसली हाउस रूल करते थे जिसके ऊपर। इसके अलावा जो नॉर्थ था उस पर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग रूल करता था, सेंटर जो था उस पर पोप रूल करते थे, और जो सदर्न रीजन था उस पर बॉर्बन किंग्स थे स्पेन के। और इवन जो इटालियन लैंग्वेज थी वो भी वहाँ पूरी नहीं चल रही थी, कुछ कुछ लोकल और रीजनल वेरिएशंस भी थे। तो 1830 में जो गिसेपी मजीनी होता है, याद होगा हमने पहले भी पढ़ा था, जिसने एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की थी यंग इटली। किसके लिए? इटली के यूनिटरी फॉर्मेशन के लिए। तो इसने तो शुरुआत करी ही थी। इसका फेलियर होने के बाद 1831 में और 1848 में, तो अब जो मैंटल था, मतलब जो पूरा भार था किसके ऊपर आ गया? सार्डिनिया पिडमॉन्ट के ऊपर। उसका जो रूलर था विक्टर इमैनुअल सेकेंड, उसने जिम्मेदारी ले ली कि वो इटली को यूनिफाई करेगा। क्योंकि जो रूलिंग एलाइट्स थे, जो वहाँ के रूलर्स थे, उनको ऐसा लग रहा था कि अगर एक बार वो रूल कर लेंगे, अब अगर एक बार इटली यूनिफाई हो गया तो उनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और जो पॉलिटिकल डोमिनेंस होगा वो बढ़ जाएगा। तो अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली कि वो क्या करेंगे? इटली को यूनिफाई करेंगे। तो वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर था केवर, उसने इस पूरे जो यूनिफिकेशन के प्रोसेस है उसका भार लिया, उसने मूवमेंट को लेड करा, जैसे हमने पढ़ा था कि जर्मनी में ऑटोमन बिस्मार्क ने करा था। तो ये जो था ये केवर
ये ना ही एक रिवॉल्यूशनरी था, ना ही एक डेमोक्रेट था। ये भी एलाइड मेंबर्स की तरह था, एजुकेटेड था, वेल्दी था, और ये फ्रेंच ज़्यादा अच्छा बोलता था देन इटालियन। इसने एक डिप्लोमेटिक अलाइंस किया फ्रांस के साथ, और जो सार्डिनिया पिडमोंट है उसने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया 1859 में। इसके बाद जो गिउसेप्पे गरिबाल्डी है इसने भी उन्हें ज्वाइन कर दिया, और 1960 में इन्होंने साउथ इटली में गए, और जो टूलिस सिलिसीज का जो किंगडम था वहाँ इन्होंने लोकल पीजेंट्स की मदद ली, और इन्होंने जो स्पेनिश रूलर थे उनको वहाँ से भगा दिया। 1861 में जो विक्टर एमेनुअल सेकेंड था वो आखिरकार क्या बन गया, यहाँ का राजा बन गया यूनाइटेड इटली का। तो जो इटालियन पॉपुलेशन थी, भले ही उनकी जो लिटरेसी रेट थी वो बहुत कम थी, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस आइडियोलॉजी की बात हो रही है। लाइक जो पीजेंट्स थे जिन्होंने गरिबाल्डी की मदद की सदर्न इटली में, उन्हें ऐसा लगता था, उन्हें पता नहीं था कि इटालिया है क्या। उन्हें ये लगता था कि ला इटालिया जो है वो विक्टर इमैनुअल की वाइफ है। सो उन्हें पता नहीं था वो कर क्या रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मदद की और इटली जो है यूनिफाई हो गया। नाउ द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। स्ट्रेंज था ही क्योंकि यहाँ कोई लड़ाई नहीं हुई। किस तरीके से फिर ब्रिटेन बना, चलो पढ़ते हैं। तो एक बहुत ही लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस थी। जो ब्रिटिश आइल्स थे वो एथनिक वंस थे, मतलब वहाँ बहुत सारे इथनिक कम्युनिटीज़ रहती थी, जैसे इंग्लिश हो गई, वेल्श हो गई, स्कॉट हो गई और आयरिश हो गई। सबका अपना कल्चर था, अपना पॉलिटिकल ट्रेडिशन था। जो इंग्लिश नेशन था वो वेल्थ में, इम्पॉर्टेंस में और पावर में बढ़ता जा रहा था, बिल्कुल ग्रो अप कर रहा था, और वो बाकी आइलैंड्स में अपना इन्फ्लुएंस जो है फैला रहा था। तो जो इंग्लिश पार्लियामेंट है इसने मोनार्की से पावर सीज कर दी थी 1688 में, एक बहुत लंबी कॉन्फ्लिक्ट के बाद, और आखिर में इसी ने जो है इंग्लैंड को सेंटर बनाया, और इसी ने जो नेशन स्टेट बनने की प्रोसेस है उसको लेड करा। तो क्या होता है कि एक एक्ट ऑफ यूनियन होता है 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच, जिससे कि जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनता है। जिसका मतलब ये था कि जो इंग्लैंड है अब क्या कर पाएगा, स्कॉटलैंड के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस इम्पोज कर पाएगा। तो स्कॉटलैंड को इससे, मतलब स्कॉटलैंड का जो कल्चर था उसे सप्रेस करा जा रहा था, और जो कैथोलिक क्लैंस थे उनका जो जो वहाँ रहते थे उनको भी बहुत रिप्रेशन सहना पड़ रहा था, उनकी इंडिपेंडेंस उनसे छीनी जा रही थी। स्कॉटिश जो हाईलैंडर्स थे उन्हें उनकी गैलिक लैंग्वेज नहीं बोलने दी जा रही थी, उनकी नेशनल ड्रेस नहीं पहनने दी जा रही थी, और बहुत सारे जो थे उनको भगाया गया था उनके होमलैंड से। इसके बाद जो आयरलैंड था उसका भी सिमिलर फेट हुआ। वहाँ जो थे वहाँ के लोग कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट में डिवाइडेड थे। तो जो इंग्लिश थे उन्होंने प्रोटेस्टेंट की मदद की ताकि वो कैथोलिक्स के ऊपर डोमिनेंस क्रिएट कर पाए। कैथोलिक्स ने रिवॉल्ट करने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उन्हें सप्रेस कर दिया। फेल्ड रिवॉल्ट हुआ एक वोल्फटन के द्वारा, और जब वो हार गए तो फिर जो यूनाइटेड इरिशमैन थे उन्होंने इटली को फोर्सिबली यूनाइटेड किंगडम के साथ मिला दिया 1801 में। और इसी तरीके से जो ब्रिटिश नेशन है वो आया, जहाँ की जो डोमिनेंट कल्चर कौन था, इंग्लिश का कल्चर था जो डोमिनेंट था। तो नए सिंबल्स बनाए गए ब्रिटेन के लिए, ब्रिटिश फ्लैग जो कि यूनाइटेड जैक था, ब्रिटिश नेशनल एंथम जो था गॉड सेव आवर नोबल किंग, और जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो वहाँ लाई गई, उसे प्रमोट किया गया, और जो पुराने नेशंस थे वो बस एक पार्टनर्स की तरह इस यूनियन में रह गए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक बार इसको अपनी बुक में भी देख लेना ताकि जो पढ़ा है वो मेमोरी में रिटेन हो जाए। तो थैंक यू सो मच।